Dear students, this lecture is about the Viva questions which are usually asked in Viva examination for first year chemistry. These questions are also very important for any kind of examinations and interviews. In the Science Collegiate, Viva exam practice test will be held on Tuesday, so memorize these questions with answers. Subscribe our YouTube channel so that you can get more lectures about chemistry, biology, physics and other subjects on time. Okay, let's start understanding these important questions answers. First question is, what is chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with the study of properties of matter, composition of matter, and the chemical changes involved in matter. You can simply say the study of matter is called chemistry. Next question is, what are the branches of chemistry? So memorize the branches of chemistry, only the names of the branches of chemistry. Organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, biochemistry, and industrial chemistry. Next question is titration. The process of determination of the concentration of an unknown solution with the help of standard solution by volumetric analysis is called titration. टाइट्रेशन क्या है इसको समझें। आपको दो सोल्यूशन देते हैं, एक होता है अननोन सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है, एक होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मालूम होती है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन की मदद से अननोन सोल्यूशन की हम कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब है इसमें हम ब्यूरेट इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरेट रीडिंग मतलब वॉल्यूम आपको मालूम हो जाता है। दूसरा आपने लिया है 10 ml सोल्यूशन, वो भी वॉल्यूम है। तो एक वॉल्यूम की मदद से दूसरा वॉल्यूम आपने मालूम कर लिया टाइट्रेशन में, और फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2। सही है, तो इस फार्मूले से हम नॉर्मेलिटी मालूम कर लेते हैं। तो इस पूरे अमल को जिसमें हम ब्यूरेट इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की मदद से हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन की मदद से एक अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम कर लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन? हमारे कोर्स में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में टाइट्रेशन के दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और एक को हम कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के 4 पार्ट्स हैं: स्ट्रांग एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड वर्सेस वीक बेस और वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। जो 4th टाइप है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सही है, और बाकी जो 3 है फर्स्ट 3 दे आर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। इसमें हम एक एसिड लेते हैं, एक बेस लेते हैं और उनके दरमियान टाइट्रेशन करते हैं। दूसरा जो टाइट्रेशन है वो है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम एक लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और एक लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक की कंसंट्रेशन आपको मालूम होती है, दूसरे की कंसंट्रेशन मालूम करनी है विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन।
क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो इसीलिए इसको हम रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। Next question is define neutralization reaction. The reaction between acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है, इसमें बनता है साल्ट और वाटर, तो इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन जिसमें साल्ट और वाटर बने उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। What are electrolytes? Those compounds which dissociate into oppositely charged ions in water are called electrolytes. वाटर के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा कहते हैं पानी को। तमाम वो कंपाउंड जिसको हम पानी में डालें और वो अपोजिटली चार्ज आयन में बढ़ जाए, तकसीम हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स तीन किस्म के होते हैं। तमाम एसिड्स, तमाम बेसिस और साल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन इज define acid. Those compounds which furnishes H plus ions in aqueous solution are called acids. ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिसको हम पानी में डालें और वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करें तो उन कंपाउंड्स को हम एसिड कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये आर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक है। एसिड और बेस के बारे में आप लोगों ने तीन थ्योरीज पढ़े थे। एक आर्हेनियस थ्योरी है, एक लोरी ब्रांस्टेड थ्योरी है और एक लेविस थ्योरी है। तो ये आर्हेनियस थ्योरी है कि ऐसे कंपाउंड जिसको हम पानी में डालें और वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करें तो उन कंपाउंड्स को हम एसिड कहते हैं। HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, C2H2O4 and HCOOH are the examples of acid. HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड, CH3COOH का नाम है एसिटिक एसिड, C2H2O4 का नाम है ऑक्सैलिक एसिड और HCOOH का नाम है फार्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड्स फिर दो किस्म के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। सो दोज एसिड्स which completely dissociate into oppositely charged ions in water are called strong acids. ऐसे तमाम एसिड्स जिसको हम पानी में डालें और वो completely आयनों में बढ़ जाए, आयनों में तकसीम हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, तो उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। मसलन आपने एक एसिड लिया, उसको आपने पानी में डाला, मैं सपोज करता हूँ हमने उसमें 100 मालिक्यूल डाले, 100 मालिक्यूल डाले, तो 100 मालिक्यूल तमाम के तमाम आयनों में तकसीम हो गए, सही है, प्लस आयन में और नेगेटिव आयन में तकसीम हो गए, डिसोसिएट हो गए, तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, H2SO4 और HNO3 शामिल है। ये तीन आप लोगों ने याद रखते हैं। वैसे और भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है लेकिन ये तीन आप लोगों के लिए है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को याद हो कि तीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
तो नाम और फार्मूला दोनों आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, इसका नाम है H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, ये भी स्ट्रांग एसिड है। तो ये तीनों स्ट्रांग एसिड है। इन तीनों में से कौन सा स्ट्रांग है? तो सबसे स्ट्रांग एसिड इन तीनों में H2SO4 है। इसको हम कहते हैं किंग ऑफ द एसिड्स। H2SO4 सबसे स्ट्रांग एसिड है इन तीनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बेस। Those compounds which gives hydroxide ion, OH negative ion, in aqueous solution are called bases। ऐसे तमाम कंपाउंड जिसको हम पानी में डालें और वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे, तो उस कंपाउंड को हम बेस कहेंगे। ये भी आर्हेनियस थ्योरी है। आर्हेनियस थ्योरी के मुताबिक एसिड जिसके बारे में हमने पढ़ा, एसिड देगा H+ आयन और बेस देगा OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन पानी में। एग्जांपल्स, तो NaOH है, NaOH को आपने पानी में डाला तो ये Na+ और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। सही है, तो चूंकि NaOH ने पानी में OH नेगेटिव आयन दे दिया, लिहाजा NaOH बेस है। बेसिस के एग्जांपल्स में याद रखते हैं NaOH, KOH, NH4OH, K2CO3, Na2CO3, Al(OH)3। इनके नाम क्या है? तो NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का नाम है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH का नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, K2CO3 का नाम है पोटाशियम कार्बोनेट, Na2CO3 का नाम है सोडियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नाम है Al(OH)3 का। Next question is, what are the name and formulas of two strong bases? स्ट्रांग बेसिस के दो नाम और फार्मूले याद होने चाहिए। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांग बेस है, NaOH इसका फार्मूला है। दूसरा है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ 3 वीक बेसिस? वीक बेसिस के नेम और फार्मूले याद करने हैं। आपके कोर्स में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al(OH)3 और पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3, या इसकी जगह पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएगा। तो इनके नाम और फार्मूले याद रखना ज़रूरी है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मोलरिटी। Molarity is the number of moles of solute dissolved per liter of solution. It is represented by M. कैपिटल M से हम इसको जाहिर करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी शे के जितने मोल्स हल हो उसको मोलरिटी कहते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी शे के जितने मोल्स हल हो उसे मोलरिटी कहते हैं। मसलन हमने सॉल्यूशन बना लिया 5 लीटर। 5 लीटर में मोल्स NaOH के या किसी और चीज़ के हल है 10। 5 लीटर में 10 मोल्स हल है, तो 1 लीटर में कितने हो गए? 1 लीटर में हो गए 2 मोल्स। तो 2 मोलरिटी है इस सॉल्यूशन की। यूनिट इसका क्या होगा?
मोलरिटी का यूनिट है मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डीएम क्यूब। लीटर और डीएम क्यूब एक ही चीज़ है, दो नाम है एक ही चीज़ के। लीटर कभी लिखते हैं, कभी डीएम क्यूब लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एमएल और सीएम क्यूब दोनों बराबर है। एक एमएल और एक सीएम क्यूब दोनों बराबर है, मतलब सेम चीज़ है। मोलरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको पता है कि मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मोलरिटी का दूसरा फार्मूला बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी लीटर में होगा, जिस तरह पहले हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एसिडिटी। याद रखें, एसिडिटी इज द वर्ड यूज फॉर बेसिस। बेस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है एसिडिटी, और बेसिसिटी लफ्ज इस्तेमाल होता है एसिड के लिए। एसिडिटी लफ्ज इस्तेमाल होता है बेस के लिए, और बेसिसिटी लफ्ज इस्तेमाल होता है एसिड के लिए। तो ज़्यादातर बुक्स में, ज़्यादातर प्रैक्टिकल जर्नल में ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने सही लिखना है। एसिडिटी है क्या चीज़? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन, फर्निश्ड या प्रोड्यूस्ड बाय द बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ दैट बेस। मतलब क्या है? दोबारा सुने, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स furnished by the base in aqueous solution is called acidity of that base। कोई बेस पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में जितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, उसे उस बेस की एसिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल इज NaOH है, इसको हमने पानी में डाला, इसने Na+ और OH नेगेटिव आयन फराहम किया। कितने OH नेगेटिव आयन फराहम किए? OH नेगेटिव आयन एक बना है, एक प्रोड्यूस हुआ है, तो हम बोलेंगे कि NaOH की एसिडिटी 1 है। इसी तरह एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आपने पानी में डाला, तो इसने 3 OH नेगेटिव आयन फराहम किए। कितने फराहम किए? 3 OH नेगेटिव आयन फराहम किए, तो हम बोलेंगे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बेसिसिटी। बेसिसिटी का जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल होगा किस लिए? एसिड के लिए। एसिड के लिए इस्तेमाल होगा। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स फर्निश्ड बाय द एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ दैट बेस। क्या है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, H+ आयन्स, फर्निश्ड या प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में किसी एसिड ने जितने H+ आयन प्रोड्यूस किए हैं, फराहम किए हैं, तो उसे हम बेसिसिटी कहेंगे उस एसिड का। मसलन HCl है, तो HCl को आपने पानी में डाला, इसने प्रोड्यूस किए H+ आयन्स। कितने प्रोड्यूस किए? एक प्रोड्यूस किया, तो हम बोलेंगे कि HCl की बेसिसिटी 1 है। HCl की बेसिसिटी 1 है, इसने एक H+ आयन प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज H2SO4 को आपने पानी में डाला,
तो इसने 2 H+ आयन प्रोड्यूस किए, तो हम बोलेंगे कि H2SO4 की बेसिसिटी 2 है। H2SO4 की बेसिसिटी 2 है क्योंकि इसने 2 H+ आयन प्रोड्यूस किए हैं एक्वस सॉल्यूशन में। Next question is define equivalent weight. The ratio between the molecular mass of a compound and its acidity or basicity or the number of electrons gained or lost is called equivalent weight. Equivalent weight हम मालूम करते हैं एसिड का भी, बेस का भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। तो तीनों के लिए, बल्कि सब के लिए ये डेफिनेशन है। अब ये है क्या चीज़? ये रेशो है। रेशो है मॉलिक्यूलर मास का, सही है, किसके साथ? एसिडिटी के साथ, बेसिसिटी के साथ, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। एसिडिटी होती है बेस की, बेसिसिटी होती है एसिड की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट वो लिखेंगे, या वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर हमने एसिड के लिए लिखना है या बेस के लिए लिखना है या रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, सही, और नीचे फिर आएगा एसिडिटी या बेसिसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या लॉस्ट। मसलन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, पहले हम मालूम करते हैं एसिड का इक्विवेलेंट वेट। तो एसिड के लिए इस्तेमाल होती है बेसिसिटी। तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास HCl का है 36.5 और इसकी बेसिसिटी है 1, तो 36.5 को 1 से डिवाइड कर लें तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 36.5। तो इसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट वेट दोनों बराबर है। इक्विवेलेंट वेट भी 36.5 है और मॉलिक्यूलर मास भी 36.5 है। दूसरा, सपोज बेस है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, सही है। तो इक्विवेलेंट वेट NaOH का क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। बेस की एसिडिटी होती है, तो मॉलिक्यूलर मास इसका 40 है और इसकी एसिडिटी है 1। क्योंकि ये 1 H+ आयन प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में, लिहाजा इसकी एसिडिटी 1 है। 40 को 1 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 40। इक्विवेलेंट वेट इज द 40 ऑफ NaOH। इसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है 98 और इसकी बेसिसिटी है 2। H2SO4 की बेसिसिटी है 2। नेक्स्ट मतलब लास्ट स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि ये 2 H+ आयन प्रोड्यूस करता है, लिहाजा इसकी बेसिसिटी 2 है। तो मॉलिक्यूलर मास इसका 98 है, 98 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 49। 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। अब KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे मालूम करेंगे? तो KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आगे हम पढ़ेंगे भी। इक्विवेलेंट वेट इसका होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। अब ये कहाँ से पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कि किसने ले लिया इसने? तो आपको पता चलेगा रिएक्शन से। रिएक्शन दिया होगा, मतलब आपको
या आपके प्रैक्टिकल जर्नल में मौजूद होता है। तो मालिकुलर मास इसका है 158 और ये लेता है 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है। तो 5 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया 31.6। 31.6 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। इसी तरह है FeSO4। FeSO4 का मालिकुलर मास है 152। 152। FeSO4 दो किस्म का होता है, एक होता है हाइड्रस और एक होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो सिर्फ FeSO4 लिखा होगा। अगर हाइड्रस है तो फिर इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, मतलब FeSO4.6H2O लिखा होगा। तो ये एनहाइड्रस है, तो एनहाइड्रस का मॉलिक्यूलर मास है 152। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है? याद रखें ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। तो 152 डिवाइड बाय 1, तो आपके पास आ जाएगा 152 द इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeSO4। नेक्स्ट है ऑक्सोलिक एसिड। ऑक्सोलिक एसिड वीक एसिड है, सही है। इसका फार्मूला है C2H2O4। C2H2O4.2H2O। हमारे कोर्स में वीक एसिड दो है, एक ऑक्सोलिक एसिड है और एक एसिटिक एसिड है CH3COOH। इक्विवेलेंट वेट इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ये वीक एसिड भी है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। रिड्यूसिंग एजेंट याद रखें, हमारे कोर्स में ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है KMnO4 के साथ। तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 126 और ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 126 को डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 63। इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट को हम कहते हैं मोहर साल्ट। इसका फार्मूला है FeSO4 NH4 2SO4.6H2O। ये डबल साल्ट है। ये क्या है? डबल साल्ट है, दो साल्ट मिले हुए हैं, एक FeSO4 है, एक NH4 2SO4 है। मतलब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दो साल्ट मिले हुए हैं और 6H2O इसके साथ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इक्विवेलेंट वेट इसका क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करें आप तो आ जाएगा 392। 392 इज द मॉलिक्यूलर मास। ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो भी 392 होगा। Next question is define normality. Normality is the number of gram equivalents of solute dissolved per liter of solution. Normality is the number of gram equivalents. Equivalent weight या gram equivalent आपको पता चल गया, सही है। तो इसको जब हम डिजोल्व कर ले 1 लीटर में तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगा। नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से और इसकी यूनिट नॉर्मल लिखते हैं हम, कैपिटल N लिखा जाता है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम्स या इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। नॉर्मेलिटी का दूसरा फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय एसिडिटी या बेसिसिटी, एक होगा कोई जो भी इस्तेमाल कर ले, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
गेन या लास्ट भी आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमारे कोर्स में हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं टाइट्रेशन में, तो वो है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। आपसे अगर कोई पूछे कि नॉर्मेलिटी मालूम करने का फार्मूला क्या है, तो नॉर्मेलिटी मालूम करने का फार्मूला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। Next question is, when phenolphthalein is used as indicator, मतलब है फिनफ्थलीन को हम कब इस्तेमाल करेंगे इंडिकेटर के तौर पर। हमारे कोर्स में दो इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं, एक है फिनफ्थलीन और एक है मीथाइल ऑरेंज। ये दो इंडिकेटर है। तो हम फिनफ्थलीन कब इस्तेमाल करेंगे और हम मीथाइल ऑरेंज कब इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी स्ट्रांग बेस हो, आपके ऑब्जेक्ट में जब भी स्ट्रांग बेस हो NaOH या KOH, तो हम इंडिकेटर के तौर पर फिनफ्थलीन इस्तेमाल करेंगे। फिनफ्थलीन को स्ट्रांग बेस के साथ एज इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं NaOH या KOH के साथ। और जब भी आपको नज़र आ जाए वीक बेस का मतलब आपको पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH वीक बेस है, तो फिर हम फिनफ्थलीन की जगह पर मतलब मीथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे एज इंडिकेटर। स्ट्रांग बेस के साथ फिनफ्थलीन, वीक बेस के साथ मीथाइल ऑरेंज इस्तेमाल होता है इंडिकेटर के तौर पर। दूसरी बात, जब भी स्ट्रांग बेस हो NaOH या KOH, तो इसको हम ब्यूरेट में लेंगे। NaOH और KOH में जो भी हो इसको ब्यूरेट में लिया जाएगा। व्हाट इज़ द pH रेंज ऑफ फिनफ्थलीन। फिनफ्थलीन का pH रेंज क्या है, तो ये बेसिक मीडियम में होता है। इसका मतलब जो pH है वो है 8.3 से लेकर 10 तक। 8.3 से लेकर 10 तक इसका pH रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कलर ऑफ फिनफ्थलीन इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। तो इसका आंसर है फिनफ्थलीन का कलर होता है पिंक बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में इसका कलर होता है पिंक और एसिडिक मीडियम में इसका कलर होता है कलरलेस, बेरंग होता है। सही, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन ऑक्सीडेशन। Oxidation may be defined as loss of electron is called oxidation, या addition of oxygen is called oxidation, या removal of hydrogen is called oxidation। तीनों तारीफें हैं, तीनों लिख ले तो अच्छी बात है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, किसी चीज़ से हाइड्रोजन का अलग हो जाना, रिमूव हो जाना, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। डिफाइन रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। जिस तरह एसिड और बेस है अपोजिट, इसी तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। तो रिडक्शन की भी तीन तारीफ़ें हैं। इसकी है पहले तारीफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन कहलाएगा। दूसरा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, किसी चीज़ से ऑक्सीजन का खारिज होना, निकल जाना, अलग होना, ये भी रिडक्शन कहलाएगा। और तीसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी चीज़ के साथ
हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाएगा। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या चीज़ है? जिस तरह हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, सही है। तो इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दरमियान रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब द रिएक्शन बिटवीन रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। या इसकी दूसरी तारीफ है a reaction in which oxidation as well as reduction takes place। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के दरमियान। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के दरमियान रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। या ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो दूसरे चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर ले, जो दूसरे चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर ले, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। इसकी हम 3 तारीफें कर सकते हैं, सही है। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन को स्नेच करते हैं, सही है, तो उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ऑक्सीजन देने वाला और हाइड्रोजन लेने वाला, तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल्स, तो हमारे कोर्स में एक ही एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और वो है पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। ये सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है, जिसका नाम है पोटाशियम परमैंगनेट। नाम और फार्मूले दोनों याद होने चाहिए। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और भी बहुत सारे हैं। सोडियम डाइक्रोमेट, इसका फार्मूला है Na2Cr2O7। पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका फार्मूला है K2Cr2O7। नेक्स्ट है सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4। इसी तरह है पोटाशियम क्रोमेट, सही है, लिखा नहीं है, पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4। इसी तरह नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसी तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है H2O2। ये सारे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एलिमेंट में अगर हम एलिमेंट की बात कर लें तो नॉन मेटल्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस तरह फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। मतलब वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करे, रिड्यूस करे,
ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करें। द सब्सटेंस मतलब एलिमेंट या कंपाउंड दैट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट जो दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर ले उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी 3 किस्म के होंगे। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन स्नेच करते हैं, सही है, तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। और ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, ऑक्सीजन लेने वाले, हाइड्रोजन देने वाले, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। हमारे कोर्स में रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो उसमें आप लोगों ने पढ़ लिया था FeSO4, सही है, या FeSO4 के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल भी हो, हाइड्रस और एनहाइड्रस दोनों, FeSO4, सही है। फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं मोहर साल्ट, ये भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा ऑक्सोलिक एसिड भी इस्तेमाल हुआ है हमारे कोर्स में टाइट्रेशन में। FeSO4, दूसरा है FeSO4.6H2O, तीसरा है फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं मोहर साल्ट, और पांचवा है इस तरह समझे ऑक्सोलिक एसिड। क्या? ऑक्सोलिक एसिड, सही है। फोर्थ वन इज ऑक्सोलिक एसिड, वो भी इस्तेमाल हुआ है। आम बात कर ले तो सबसे स्ट्रांग जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 इसका फार्मूला है। ये सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4, NaBH4। तो ये पहले जो लिखे हुए हैं 4 ये कंपाउंड्स है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर हम एलिमेंट में बात कर ले कि एलिमेंट में कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो मेटल्स में सोडियम, सही है, पोटाशियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर आपसे कोई पूछे सबसे मेटल्स में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो है सीजियम। सीजियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसीलिए ये होगा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है एलिमेंट में, तो वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एलिमेंट में फ्लोरीन है। और एलिमेंट में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम है। Okay, next question is why KMnO4 is always acidified with H2SO4 and not with HCl or HNO3। हम जब टाइट्रेशन करते हैं KMnO4 का तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं 10 ml कॉनिकल फ्लास्क में, और हम उसके साथ डालते हैं H2SO4 का सॉल्यूशन, मतलब 10 ml डालते हैं या एक टेस्ट ट्यूब डालते हैं, सही है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ KMnO4 में। तो सवाल है हम हमेशा H2SO4 क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम HCl इस्तेमाल नहीं करते, हम HNO3 भी इस्तेमाल नहीं करते, तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि वी ऑलवेज एसिडिफाइड KMnO4, मतलब KMnO4 with H2SO4 because H2SO4 is not self-oxidizing agent and is also has no action upon KMnO4। इसकी मेन वजह यह है
कि H2SO4 हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद नहीं है, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है खुद, तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, सही है, खुद हिस्सा नहीं लेता। और दूसरा ये है कि ये कोई रिएक्शन भी नहीं करता KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ ये कोई रिएक्शन भी नहीं करता, तो इसीलिए हम H2SO4 इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है। अब HCl हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते और HNO3 हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो we cannot use HCl because it reacts with KMnO4 and liberate Cl2 gas। हम HCl इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये KMnO4 के साथ खुद रिएक्शन करता है और क्लोरीन गैस खारिज करता है, तो इसीलिए हम ये इस्तेमाल नहीं करते HCl को। और HNO3 हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, तो वी आल्सो कैन नॉट यूज HNO3 बिकॉज इट इज सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसका नाम भी हमने लिखा था HNO3 का, तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही है। तो ये इंटरफेयर करता है रिएक्शंस में, मतलब जो काम KMnO4 ने करना है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने HNO3 डाल दिया तो वही काम ये कर लेगा, तो ये इंटरफेयर करता है आपके टाइट्रेशन में, तो इसीलिए हम HNO3 को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो H2SO4 हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है और ये रिएक्शन में इंटरफेयर भी नहीं करता, मतलब खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। HCl हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये KMnO4 के साथ खुद रिएक्शन करता है, क्लोरीन गैस खारिज करता है। HNO3 हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ खुद रिएक्शन कर लेगा, तो इसीलिए हम ये दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकते। Which indicator is used in redox titration? redox titration जिसमें हम KMnO4 इस्तेमाल करते हैं, सही, तो उसमें हम कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन है आपसे। KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको हम हमेशा लेते हैं ब्यूरेट में। KMnO4 को हमेशा ब्यूरेट में लिया जाता है, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका अपना कलर भी है, कलर इसका है पर्पल कलर है, मतलब इसका, सही है। तो ये सेल्फ इंडिकेटर के तौर पर काम करता है, सेल्फ इंडिकेटर, ये खुद इंडिकेटर के तौर पर काम करता है, लिहाजा हम कोई दूसरा इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करते रिडॉक्स टाइट्रेशन में। KMnO4 के टाइट्रेशन में हम कोई क्या हम कोई इसमें इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये खुद इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। Next question is, why do you add H2SO4 each time while titrating with KMnO4? हम हमेशा जब करते हैं टाइट्रेशन H2SO मतलब KMnO4 का रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो हम बार बार 10 ml मतलब रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और उसके साथ हम H2SO4 लेते हैं। तो हम H2SO4 क्यों लेते हैं, मतलब बात यह है, क्वेश्चन ये है आपसे कि H2SO4 क्यों लेते हैं, सही, इसकी वजह क्या है, इसका क्या काम है, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस। तो परमैंगनेट आयन जो होता है MnO4, सही है, MnO4-1 आयन के परमैंगनेट आयन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इसमें H2SO4 डाल देते हैं तो ये और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन मोर स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, इसीलिए हम H2SO4 इस्तेमाल करते हैं। Why the solution of oxalic acid is heated before titration? हम ऑक्सोलिक एसिड का सोल्यूशन क्यों हीट करते हैं टाइट्रेशन से पहले। FeSO4 हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसको हीट नहीं करते हैं। मोहर साल्ट का सोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम हीट नहीं करते हैं। लेकिन ऑक्सोलिक एसिड का सोल्यूशन हम पहले हीट करते हैं, फिर टाइट्रेट करते हैं KMnO4 के साथ। इसकी क्या वजह है।
ऑक्सैलिक एसिड कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड के जो रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शंस स्लो होते हैं, तो इसके रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम इसको पहले हीट करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड इज कोवेलेंट कंपाउंड, इट्स रिएक्शंस is very slow, so we heat its solution before titration to make the reaction fast. Oxalic acid is covalent compound, its reaction is slow, so we heat its solution before titration to make the reaction fast. तो कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं, उसको तेज करने के लिए हम ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन को पहले हीट करते हैं। Define boiling point. The temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point. Boiling point क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। या सिंपल याद रखें कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इथाइल अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और एसीटोन का होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। The temperature at which a solid start converting into liquid state is called melting point. Melting point जो है ये होता है सॉलिड के लिए, तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड हालत में तब्दील हो जाए। हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, एक टेम्परेचर पर वो सॉलिड हालत से लिक्विड हालत में तब्दील होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है मेल्टिंग पॉइंट का, और मेनली ये इस्तेमाल होता है प्योरिटी मालूम करने के लिए, मतलब कोई कंपाउंड खालिस है या खालिस नहीं है, तो इसके लिए हम मेल्टिंग पॉइंट मालूम करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मालूम करके अगर मेल्टिंग पॉइंट शार्प हो, शार्प मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक चीज़ मेल्ट हो गया, सही है, 1 डिग्री पर मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम बोलेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट है इसका। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होगा द कंपाउंड इज प्योर, खालिस कंपाउंड है, बिल्कुल प्योर कंपाउंड है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और अगर मेल्टिंग पॉइंट ब्रॉड आ गया, ब्रॉड का मतलब 80 से लेकर 83 तक या 85 तक डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका है, तो इसका मतलब है इसमें इम्प्यूरिटी मौजूद है, द कंपाउंड इज नॉट प्योर, खालिस कंपाउंड नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट से हम किसी कंपाउंड की प्योरिटी चेक करते हैं कि आया कोई कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है। अगर प्योर है तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, अगर इम्प्योर है तो मेल्टिंग पॉइंट ब्रॉड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सोडियम एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड। एलिमेंट डिटेक्शन आप लोगों का एक प्रैक्टिकल है, एलिमेंट डिटेक्शन। तो एलिमेंट डिटेक्शन में हम पहले बनाते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट हम क्यों बनाते हैं, सवाल ये है। आपको जो कंपाउंड दिया जाता है वो है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शंस स्लो होते हैं, तो हम पहले उसको कन्वर्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड में। कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं,
कैसे कन्वर्ट करते हैं? सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं उसका। सोडियम एक्सट्रैक्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में तब्दील हो सके। Which element are tested in sodium extract? सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम कौन कौन से एलिमेंट टेस्ट करते हैं, मालूम करते हैं? हमारे कोर्स में जो एलिमेंट मौजूद है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हम टेस्ट करते हैं, सल्फर के लिए टेस्ट करते हैं, और हेलोजेंस में हम टेस्ट करते हैं क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। क्वेश्चन है हाउ टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इज परफॉर्म्ड। नाइट्रोजन टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं? नाइट्रोजन के लिए हम टेस्ट कैसे करते हैं लेबोरेटरी में? किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें नाइट्रोजन है? कौन सा टेस्ट किया जाएगा? तो इसका जवाब है सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें हम लेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड इफिसोफोर। टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा ले लिया सोडियम एक्सट्रैक्ट, फिर इसमें आपने डाल दिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड इफिसोफोर का सॉल्यूशन अभी बनाया, वो उसमें डाल दिया, थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करने के बाद कूल किया, और कूल करने के बाद हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला। तो अगर आपके पास आ गया पर्शियन ब्लू कलरेशन, ब्लू कलर आ गया तो समझे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर ब्लू कलर नहीं आया तो इसका मतलब है नाइट्रोजन एब्सेंट है। दोबारा सुने, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें डालेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड एफिसो4, सही है, फिर उसको थोड़ा हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, फिर कूल करेंगे, कूल करने के बाद डालेंगे H2SO4 कंसनट्रेटेड, सही है, फिर आप कलर को देख लेंगे, अगर कलर हुआ ब्लू कलर, सही है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और अगर ब्लू कलर नहीं है तो इसका मतलब है नाइट्रोजन एब्सेंट है। Question is, what is the blue colored compound formed in the nitrogen test? नाइट्रोजन टेस्ट में जो ब्लू कलर आ गया ये किस कंपाउंड का है? कौन सा कंपाउंड बना है इसमें? सही है, तो आपका आंसर है फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड फार्मूला है Fe4 फिर लार्ज ब्रैकेट Fe फिर स्मॉल ब्रैकेट CN6 और लार्ज ब्रैकेट बंद कर दें, नीचे लिखे 3। तो ये इसका फार्मूला है, फेरोसाइनाइड कंपाउंड बनता है नाइट्रोजन टेस्ट में और इसका कलर ब्लू होता है। जब इसका ये बन गया तो इसका मतलब है नाइट्रोजन मौजूद है आपके कंपाउंड में। हाउ टेस्ट फॉर सल्फर इज परफॉर्म्ड। सल्फर के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? सही है, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, पहले बना हुआ है आपको गिवन होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, फिर उसमें डालेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, सही है, प्लस फिर इसमें डालेंगे लेड एसीटेट, लेड एसीटेट। अगर ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट बन गए, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट बन गए तो इसका मतलब है सल्फर इज प्रेजेंट। दोबारा सुने, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस लेड एसीटेट Pb ब्रैकेट CH3COO होल 2, black precipitate formed will be the signal for the presence of sulfur। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गए तो इसका मतलब है सल्फर प्रेजेंट है। What is the black colored compound in the sulfur test? सल्फर टेस्ट किया हमने, ब्लैक कलर कंपाउंड बना, प्रेसिपिटेट बने, ये कौन सा कंपाउंड है? तो इसका नाम होगा लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड बना है, वो ब्लैक होता है, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट लेड सल्फाइड के होते हैं। हाउ टेस्ट फॉर क्लोरीन इज परफॉर्म्ड। क्लोरीन के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसमें हम लेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसमें डालेंगे HNO3,
सही है, स्ट्रांग एसिड है HNO3। फिर इसमें हम डालेंगे AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, फिर उसमें डाल दें NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है, ये डालेंगे। तो अगर वो डिज़ोल्व हो गए, वाइट प्रेसिपिटेट जो बने थे वो डिज़ोल्व हो गए, हल हो गए, सॉल्युबल हो गए, तो इसका मतलब है क्लोरीन प्रेजेंट है। सही है, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस HNO3 plus AgNO3, white precipitate formed which are soluble in NH4OH confirm the presence of chlorine in the compound. How will you differentiate bromine and iodine by a chemical test? इसको हम कहते हैं DT। DT का मतलब होता है डिफरेंशिएशन टेस्ट, DT। और एक होता है CT। CT का मतलब होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। CT कंफर्मेटरी टेस्ट, DT डिफरेंशिएशन टेस्ट। तो ब्रोमीन और आयोडीन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब DT हम कैसे करेंगे? तो ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय अ लेयर टेस्ट। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? लेयर टेस्ट करेंगे। ब्रोमीन और आयोडीन को डिफरेंशिएट करने के लिए लेयर टेस्ट किया जाता है। डिस्क्राइब लेयर टेस्ट। तो इसके लिए हम लेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम डालेंगे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर इसमें हम डालेंगे क्लोरीन वाटर, ड्रॉप वाइज क्लोरीन वाटर डाल देंगे और उसको शेक करेंगे। इफ ब्राउन लेयर अपीयर्ड द ब्रोमीन इज प्रेजेंट। अगर ब्राउन कलर का लेयर बन गया, ब्राउन कलर, तो इसका मतलब है ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर वायलेट कलर का लेयर बन गया, लेयर, सही है, तो इसका मतलब है आयोडीन इज प्रेजेंट। दोबारा सुने, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें डालेंगे CCl4 डालकर फिर क्लोरीन वाटर डालेंगे ड्रॉप वाइज और फिर उसको शेक करेंगे। सही है, तो या तो ब्राउन कलर बन जाएगा या वायलेट कलर बन जाएगा। अगर ब्राउन कलर बन गया तो इसका मतलब है ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर वायलेट कलर का लेयर बन गया तो इसका मतलब है आयोडीन प्रेजेंट है। ओके, एट द एंड, थैंक यू सो मच। आज का ये जो लेक्चर है ये थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जितने भी आपके वाइवा एग्जामिनेशंस होते हैं, से टेस्ट होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं, उन तमाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको बीइंग अ केमिस्ट, केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपको याद हो। ओके, थैंक यू सो मच।